गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे जापान के संविधान को लेकर के, और जापान के संविधान में अपन पढ़ रहे थे जापान की जो व्यवस्थापिका है उसको लेकर के अपन ने अपना अध्ययन जो था वो प्रारंभ किया था। व्यवस्थापिका के अंदर मैंने आपको बताया था कि जापान की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम जो है वो डाइट है, और डाइट के दो सदन है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्थापिका है ये द्विसदनात्मक, कैसी है? द्विसदनात्मक। व्यवस्थापिका का जो स्वरूप है जापान के अंदर वो है द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का तात्पर्य क्या होता है कि व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, और दोनों सदन की जो भूमिका थी, उसकी जो प्रक्रिया थी वो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी, इसलिए मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज अपन क्लास के अंदर जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा अपन करेंगे डाइट की जो शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इसलिए मैं केवल और केवल यहाँ पे जो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो पढ़ा था व्यवस्थापिका के बारे में, उसके बारे में एक सामान्य सी जो प्रक्रिया थी वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। इसका जो सदन था, निम्न सदन, प्रतिनिधि सदन, और दूसरा था सभा सद सदन। ये उसके सदनों के नाम थे। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जापान की व्यवस्थापिका के जो सदन हैं उनके नाम लिखिए, तो प्रतिनिधि सदन और सभा सद सदन। प्रतिनिधि सदन जो है वो निम्न सदन है, और सभासद सदन जो है वो उसका उच्च सदन है। इनकी जो सदस्य संख्या थी उनके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। यहां अपन ने इसकी सदस्य संख्या देखी थी 480 थी, और यहां इसकी सदस्य संख्या थी 242 थी। कार्यकाल को लेकर के अपने चर्चा की थी। प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष था, और यहां इसके जो सदस्य हैं, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है इसलिए इसका कभी विघटन नहीं होता है। सदस्य की अपन बात करें तो सदस्य का जो कार्यकाल था वो कितना था? 6 वर्ष था। यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? इसके आधे सदस्य जो हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं, और इसकी जगह नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। इसकी गणपूर्ति को लेकर के अपने चर्चा की थी। इनके सदस्यों का जो चुनाव था उसको लेकर के अपने चर्चा की थी। चुनाव के बारे में आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही सदनों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष, और इसका चुनाव जो है वो भी प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। तो यहां आपको ये मोटे तौर पे आपको इनकी जो सामान्य प्रक्रिया है वही आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन अपना आज का अध्ययन जो है वो आगे बढ़ाते हैं, और शक्तियों को लेकर के अपन आज चर्चा करेंगे कि जापान की जो डाइट है, डाइट की जो महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जापान की जो डाइट है उसकी संरचना जो है उसको स्पष्ट करते हुए डाइट की महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं उनकी विवेचना कीजिए। और ये सवाल जो है जापान के संविधान में से ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो अपन आज से अपना जो ध्यान जो रहेगा इस क्लास के अंदर वो है इसकी महत्वपूर्ण शक्तियों को लेकर के अपन चर्चा करने वाले। तो आप मेरे साथ साथ अपने जो नोट्स हैं वो आप साथ साथ बनाते रहें। शक्तियों की अपन चर्चा करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि लगभग अपन किसी भी राष्ट्र के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं और उसकी व्यवस्थापिका का जब अपन अध्ययन करते हैं तो व्यवस्थापिका की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं किन किन क्षेत्रों के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे डाइट की जो शक्तियां हैं उसमें विधायी शक्तियां। विधायी का मतलब हो जाता है यहां पे कानून निर्माण से संबंधित शक्तियों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं डाइट को, तो यहां डाइट के अंदर प्रतिनिधि सभा और सभासद सदन जो दोनों हैं वो इसी के भाग हैं, इसी के अंग हैं। इसलिए इन दोनों को विधेयकों के संदर्भ में किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन जब विधायी शक्तियों की चर्चा करते हैं तो कानून निर्माण के क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधि सभा और सभासद सदन जो है
उनको किस प्रकार के अधिकार, किस प्रकार की शक्तियां जो है कानून निर्माण के संदर्भ में जापान का संविधान के द्वारा उन्हें प्रदान की गई हैं, उनकी चर्चा अपन करेंगे। जब अपन बात करते हैं साधारण विधेयक की, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक को लेकर के अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले सवाल यह उत्पन्न होता है कि साधारण विधेयक जो है वो सबसे पहले किस सदन में रखा जाएगा, प्रतिनिधि सभा में आएगा या सभासद सदन में। तो साधारण विधेयक के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक जो है वो दोनों सदनों में किसी में भी रखा जा सकता है। सबसे पहली चीज जो है वो यही क्लियर हो जाती है साधारण विधेयक को लेकर के कि साधारण विधेयक किस सदन में रखा जाएगा। तो आपका जो सवाल जो रहा है आपके सामने, उसका उत्तर आपके सामने यही रहेगा कि साधारण विधेयक दोनों सदनों में किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जब दोनों सदनों में किसी भी सदन में रखा जा सकता है तो उसको पारित करने के क्षेत्र में किस प्रकार के अधिकार जो हैं प्रतिनिधि सभा और सभासद सदन को प्राप्त हुए हैं, उनकी चर्चा अपन यहां पे करते हैं। अब देखिए, अगर साधारण विधेयक है, मान लीजिए ये मैं कोड लिख रहा हूं, पी का मतलब है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा में कोई साधारण विधेयक रखा गया, प्रतिनिधि सभा जब साधारण विधेयक को पारित करती है तो उसके बाद वो किसके पास जाता है, दूसरा है सभासद सदन, सभासद सदन के पास जाता है। अब देखिए यहां सभासद सदन जो है वो या तो इस विधेयक को पारित कर देता है या इसमें किसी प्रकार का संशोधन कर दे या उसको रद्द कर दे। तो यहां इसमें जो विलंब की जो शक्ति है कि प्रतिनिधि सभा से पारित होने के बाद जब विधेयक जो है सभासद सदन के पास जाता है तो वह उस पर किस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। तो यहां आपको केवल और केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रतिनिधि जो ये सदन है इसका, जापान का व्यवस्थापिका डाइट का, ये जब किसी विधेयक को पारित करता है और सभासद सदन जो है उसे अधिकतम कितने दिन तक, 60 दिन तक उसमें विलंब कर सकता है। अब दूसरी चीज, अगर किसी विधेयक यानी साधारण विधेयक को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो जाए, अब ये गतिरोध जो है इन दोनों सदनों के बीच में, प्रतिनिधि सभा ने पारित किया, सभासद सदन ने उसे पारित नहीं किया है, उसको रद्द कर रहा है या उसमें किसी प्रकार के सुधार की मांग कर रहा है, तो दोनों में क्या हो गया, उस विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया। अब गतिरोध उत्पन्न हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जापान के संविधान के अंदर दोनों सदन, ये दोनों सदन जो है इसकी एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होती है, संयुक्त कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। अब ये संयुक्त कॉन्फ्रेंस जो होती है इसका कार्य क्या होता है, संयुक्त कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की जाती है कि विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है उसको दूर किया जाए। और अगर संयुक्त कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी इस गतिरोध को उत्पन्न हुआ है उसका समाधान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में ये विधेयक 60 दिन तक उसे रोक सकती है, उसे रद्द कर सकती है। तो यहां ये विधेयक पुनः किसके पास आता है, प्रतिनिधि सदन के पास आता है और प्रतिनिधि सदन उस विधेयक को पुनः अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दे। तो ऐसी स्थिति में अब यहां इसकी जो शक्तियां हैं सभासद सदन की वो क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। इसका मतलब क्या है, प्रतिनिधि जो सदन है उसका निर्णय ही किसका निर्णय माना जाता है, डाइट का निर्णय माना जाता है। यानी एक बार तो उस प्रक्रिया के अंदर वो 60 दिन का विलंब कर सकती है, लेकिन उसके बाद अगर दोबारा प्रतिनिधि सदन उसको पारित कर दे अपने 2/3 बहुमत से, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि जो सदन है उस सदन की जो कार्यवाही की गई है उस विधेयक के संदर्भ में ये डाइट का ही निर्णय माना जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि विधायी शक्तियों के अंदर जो साधारण विधेयक है उसमें आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि किसी भी सदन में रखा जा सकता है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संविधान के अंदर संयुक्त कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन जो है उसका प्रावधान भी इसमें किया गया है। दो चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज है कि सभासद सदन प्रतिनिधि सदन के द्वारा पारित विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, 60 दिन तक रोक सकती है। तीन चीज क्लियर हो गई। चौथी चीज है, अगर प्रतिनिधि सदन दोबारा उस विधेयक को अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे
तो प्रतिनिधि सदन का जो प्रस्ताव पारित करने की जो प्रक्रिया है, ये किसकी प्रक्रिया मानी जाती है? डाइट की प्रक्रिया मानी जाती है। तो इस प्रकार विधायी शक्तियों के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि प्रतिनिधि जो सदन है वो पावरफुल है। इसमें ये पहला हो गया। दूसरी शक्ति की अपन चर्चा करते हैं। दूसरी शक्ति आती है कार्यपालिका को लेकर के। कार्यपालिका शक्तियां। अब कार्यपालिका शक्तियों में क्या होता है कि कार्यवाही को संचालित करने के लिए इसमें क्या होता है कि जब प्रथम अधिवेशन होता है उसमें दोनों जो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन जो हैं, वो अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जितनी भी समितियां हैं उनके सदस्य, उनके अध्यक्ष हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो इसमें की जाती है। एक चीज आती है महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति में और वो होता है पीएम अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में क्या होता है, डाइट के जो सदस्य हैं वो अपने प्रस्ताव के माध्यम से अपना प्रधानमंत्री जो होता है उसका चयन करते हैं और उसी व्यक्ति को सम्राट जो होता है वो प्रधानमंत्री के पद पे उसको नियुक्त करता है। अब इसमें भी प्रधानमंत्री के चयन में भी यहां प्रतिनिधि सभा और सभा जो सदन जो है उनमें क्या है कि ये जब इसमें भूमिका सबसे ज्यादा इसी की रहती है। प्रधानमंत्री के चयन में सर्वाधिक भूमिका जो होती है वो प्रतिनिधि सदन की ही रहती है। यहां केवल सभासद सदन जो है इसमें 20 दिन का विलंब जरूर कर सकती है, इससे ज्यादा उसके पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं होती है। तो आपको कार्यपालिका शक्तियों में केवल और केवल इतना ही ध्यान रखना है कि प्रथम अधिवेशन के बाद यहां कार्यपालिका में प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन जो है वो अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति या जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति, इस प्रकार की जो नियुक्तियां हैं वो प्रथम अधिवेशन के दौरान की जाती हैं। इसके अलावा अपन ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री का जो चयन जो किया जाता है उसमें डाइट की भूमिका होती है और डाइट में प्रतिनिधि सभा और सभासद सदन दोनों शामिल होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण जो प्रभाव जो है इसमें वो प्रतिनिधि सभा का ही रहता है। यहां सभासद सदन जो है वो केवल प्रधानमंत्री के चयन में 20 दिन का विलंब कर सकती है, इससे ज्यादा उसके पास किसी प्रकार की शक्तियां नहीं है। अब अपन तीसरी शक्ति, महत्वपूर्ण जो शक्ति है डाइट की, उसकी चर्चा करते हैं कि डाइट की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है। तो उसमें अपन देखते हैं वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्ति आ जाएगी? वित्तीय क्षेत्र में शक्तियां, वित्तीय क्षेत्र में शक्तियां। अब वित्तीय क्षेत्र की शक्तियों में अपन देख सकते हैं साहब बजट। क्या आता है? बजट आता है। अब देखिए यहां बजट की अपन चर्चा करते हैं तो यहां जो डाइट है, जापान का जो संविधान है वो डाइट को एक सर्वोच्च अंग के रूप में, शक्ति, नियम, कानून बनाने के लिए सर्वोच्च अंग के रूप में इसको स्थापित करता है, सर्वोच्च निकाय के रूप में इसको देखता है। तो यहां अपन बजट की जब चर्चा करते हैं तो बजट जो होता है इसके संदर्भ में अपन देखते हैं कि जो राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है, इस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे डाइट का पूरा नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? डाइट का पूर्ण अधिकार होता है राष्ट्रीय आय पे। तो यहां राष्ट्रीय आय की जो बात अपन करते हैं, राष्ट्रीय आय के जितने भी स्रोत हैं, जो भी खर्च, जो भी व्यय है, उन सभी पे निगरानी जो होती है वो डाइट की रहती है। तो अपन जब बजट की चर्चा करते हैं तो यहां बजट जो है, ये बजट अपन यहां देख सकते हैं कि बजट जो होता है वो कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा बजट जो है वो रखा जाता है। और कैबिनेट जो बजट रखता है उस बजट पे जो डाइट जो है वो उस पे पूरा नियंत्रण रखती है। उसमें कटौती वगैरह जो भी होती है, उसमें नए मद जो है उसमें किस प्रकार की और कटौती और नए सुझाव जो है उसमें देखने को अपने को मिलते हैं। तो इस प्रकार भी आप इसमें देख सकते हो। तो यहाँ ये जो वित्तीय क्षेत्र जो है उसकी अपन जब चर्चा करते हैं तो यहाँ अपन ये देख सकते हैं। इसके अलावा अपन जब चर्चा करते हैं जापान के अंदर, तो जापान में संसदीय सरकार की अपने ये कार्यपालिका में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, जापान में संसदीय
संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। यानी संसदीय जो प्रणाली है वो जापान के संविधान में अपनाई गई है। लेकिन अपन ने जब पूर्व में जो अध्ययन किया था इसके संदर्भ में, तो अपन ने देखा था कि जापान का जब संविधान बनाया गया था तो यहां अमेरिका का प्रभाव जो था वो अपने को दिखाई देता है, क्योंकि मैकार्थर के दिशा निर्देशन में जापान का संविधान तैयार किया गया था। जबकि अमेरिका के अंदर अपन शासन प्रणाली का स्वरूप जब देखते हैं तो वहां देखते हैं साहब अमेरिका में किस प्रकार का स्वरूप दिखाई देता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये कहां है, यूएसए में। जबकि जापान ने ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। किसको अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो होती है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो होती है उसमें अंतर संबंध पाया जाता है। आपको आप दोनों में यहां देख सकते हैं कि दोनों में जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अंतर संबंध का अपन देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है उसमें अंतर संबंध पाया जाता है। लेकिन जापान की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो अपने आप में एक निराली प्रक्रिया है। इसमें जो मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिमंडल जरूरी नहीं है कि वो व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में अपन देखें इसको, ये बाहर से भी लिए जा सकते हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाता है वो व्यवस्थापिका के अंदर से ही किया जाता है, लेकिन इसमें बाहर के सदस्य भी लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें अपने को यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो डाइट के सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल जो है उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न कर सकते हैं। यानी कि जानकारियां की बात अपन चर्चा जब करें तो यहां वो उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली का जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट अपन देखते हैं वो होता है साहब सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य होता है कि इसमें जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, डाइट यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहता है। लेकिन ये तो सिद्धांत तय किया था, सिद्धांत के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन व्यवहार में अगर देखें तो मंत्रिमंडल जो होता है वो सामूहिक रूप से व्यवहार के तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो यहां आपको ये चीजें जो हैं हल्की से आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया आपको मैंने बताई थी वो आप इसका एक अलग पॉइंट बना सकते हैं। कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में आप एक अलग पॉइंट बना सकते हैं और उस पॉइंट में आप रख सकते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन संबंधी शक्तियों की चर्चा। तो वहां आप ये देख सकते हैं कि निर्वाचन संबंधी जो शक्तियां हैं मैं अलग से आपको बता भी देता हूं। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, आप इसका एक अलग पॉइंट बना सकते हैं कार्यपालिका से अलग। वो कार्यपालिका में न लिख करके आप निर्वाचन संबंधी शक्तियों में लिख सकते हैं। तो यहां आप वो चीज दोबारा लिख सकते हैं यहां पे कि निर्वाचन संबंधी क्षेत्र की अपन चर्चा करें डाइट की, तो यहां डाइट के जो दोनों सदन जो हैं वो अपने प्रथम अधिवेशन में अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या आयोगों के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, उनकी नियुक्तियां जो है वो उनका चयन जो है वो प्रथम अधिवेशन के दौरान किया जाता है। तो यानी निर्वाचन के क्षेत्र में, और निर्वाचन में आपको एक ध्यान रखना है प्रधानमंत्री को लेकर के जो मैंने कार्यपालिका में बताया था वो मैंने इसके सम्मिलित रूप से बता दिया, लेकिन आप एग्जाम के अंदर इसका अलग पॉइंट बनाएंगे। तो कार्यपालिका की शक्तियों में आप संसदीय सरकार की चर्चा करें, आप सामूहिक उत्तरदायित्व की चर्चा करें, और डाइट के जो सदस्य हैं वो मंत्री गण जो है, मंत्रिमंडल जो है उससे किस प्रकार की जानकारियां ले सकते हैं, किस प्रकार के सवाल जवाब कर सकते हैं, वो चर्चा आप कार्यपालिका में कर सकते हैं। और इसका निर्वाचन संबंधी शक्तियों के अंदर एक अलग पॉइंट आप बना करके इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चयन में जो अपन देखते हैं तो प्रधानमंत्री का चयन डाइट के द्वारा किया जाता है, और उसी व्यक्ति जो डाइट जिस व्यक्ति की नियुक्ति यानी चयन करती है उसी व्यक्ति को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये निर्वाचन के संबंध में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की शक्तियां हो जाएगी, वो निर्वाचन संबंधी शक्तियां हो गई, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका, वित्तीय। अब अपन एक चर्चा और कर लेते हैं, और वो है आपकी महत्वपूर्ण चर्चा जो आएगी वो आ जाएगी साहब संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। तो जापान के संविधान की अपन चर्चा करते हैं तो संविधान संशोधन के संदर्भ में जो व्यवस्था है
वो है कठोर प्रक्रिया। प्रक्रिया किस प्रकार की अपनाई गई है? कठोर। मैंने ये प्रक्रिया आपको पहले बता दी थी। संविधान संशोधन के संदर्भ में कठोर, मध्यम, लचीलापन जब देखते हैं तो यहां जापान में कठोर प्रणाली को अपनाया गया। इसका तात्पर्य कि संविधान संशोधन के संबंध में दोनों जो सदन हैं उन दोनों सदनों की जो शक्तियां हैं वो समान है, अर्थात जो भी संविधान संशोधन का प्रारूप है, प्रस्ताव है, वो दोनों सदनों के द्वारा, यहां आप लिख सकते हैं दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से आप देख सकते हैं 2/3 या उससे अधिक बहुमत के आधार पर पारित होना चाहिए। और उसके बाद जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, यह प्रक्रिया जो है जापान के संविधान में अपनाई गई है। तो यहां आ गया संविधान संशोधन में दोनों सदन जो है वो समान शक्तियां रखते हैं और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत या उससे अधिक से पारित होना चाहिए। उसके बाद जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है, जनता की राय उस पर ली जाती है और उसी के बाद संविधान संशोधन होता है। तो यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। वित्त विधेयक की अपन चर्चा कर चुके हैं, बजट के बारे में। तो यहां एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आपके सामने कि बजट जो होता है, वित्त की संबंधित विधेयक जो होते हैं वो प्रतिनिधि सभा के अंदर ही रखे जाते हैं। सबसे पहले अगर वित्त से संबंधित कोई विधेयक जो है वो कहां आएगा? प्रतिनिधि सदन में आएगा। प्रतिनिधि सदन के बाद वो जो है वो सभासद सदन के पास जाएगा और सभासद सदन जो है वो उसमें 30 दिन का, कितने दिन का विलंब कर सकती है? 30 दिन का विलंब जो है वो उस विधेयक के संदर्भ में कर सकती है, वित्त के संदर्भ में सुझाव दे सकती है। अधिकतम समय जो है उसकी सीमा वो 30 दिन का है। लेकिन इसमें वित्त के संदर्भ में भी अधिकार क्षेत्र की अपन चर्चा करें, शक्तियों के क्षेत्र की चर्चा करें तो प्रतिनिधि सदन जो है वो ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। तो ये था जापान की जो व्यवस्थापिका है डाइट, और डाइट की महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं उनके क्षेत्र किस प्रकार के हैं? विधायी क्षेत्र, कार्यपालिका क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र और संविधान संशोधन संबंधी जो क्षेत्र है उनकी चर्चा अपन ने आज की क्लास में की थी। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है बार बार कि जापान की डाइट की संरचना जो है उसको स्पष्ट करते हुए जापान की डाइट की महत्वपूर्ण शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो संरचना की जब चर्चा की जाएगी उस समय आपको प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन की संरचना के बारे में आपको बताना है। उसकी जो सदस्य संख्या, चुनाव की प्रणाली, कार्यकाल, गणपूर्ति, अधिवेशन, इस प्रकार की चीजें हैं वो आपको इसमें लिखना है। और शक्तियों की अपन चर्चा करेंगे तो शक्तियों में आपको ये जो क्षेत्र दे रखे हैं इनकी आपको चर्चा करनी है। किसी भी राष्ट्र के संविधान के संदर्भ में व्यवस्थापिका की चर्चा की जाती है और व्यवस्थापिका की शक्तियों की चर्चा की जाती है तो आप इस प्रकार के पॉइंट्स जो हैं वो रख सकते हैं। लेकिन इनकी प्रक्रिया जो है वो अलग अलग होती है। पॉइंट्स आप जरूर ये रख सकते हैं लेकिन उनकी प्रक्रिया क्या है, चयन करने के लिए वित्त के क्षेत्र में किस किस प्रकार के अधिकार उसमें रखे जाते हैं, वो आपको कंपैरिजन करना है। एक संविधान यानी एक व्यवस्थापिका की दूसरी व्यवस्थापिका के साथ तुलना कर करके कि कौन से संविधान के अंदर, किस राष्ट्र के संविधान में प्रतिनिधि जो निम्न सदन है वो ज्यादा पावरफुल है या उच्च सदन ज्यादा पावरफुल है। तो ये कंपैरिजन आप उन साथ में रख करके कर सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।